बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करती हूँ कि मालिक कायनात के फضल करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। तमाम तारीफ़ें हैं रब कायनात के लिए कि जिसने इस कायनात को तख्लीक किया, और तमाम दुरूद व सलाम है मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमईन। ऐ रब, मेरे सीने को खोल दे और मेरे काम आसान कर दे, मेरी ज़बान की गिरह को खोल दे कि लोग मेरी बात समझ सकें। नाज़रीन, व्लॉग शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। नाज़रीन, आप जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ये आपका प्यार हमारे लिए होता है और हमारी हौसला अफजाई होती है। हम बहुत मेहनत करके आपके लिए चीज़ें इकट्ठी करते हैं और उनको आसान तरीन करके आपके सामने बयान करते हैं ताकि आप हालात व वाक़ियात से बाखबर रहें। आज का जो मेरा टॉपिक है व्लॉग का, नाज़रीन, इस मुल्क में इंसाफ के दो तरीके, इस पे बात करेंगे। बात करूंगी कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो खिताब किया है जान अचकज़ई ने, उनके कुछ पॉइंट्स और उसके हवाले से आपको मज़ीद कुछ बताएंगे। और बात करेंगे अल्ताफ़ हुसैन के चाहने वालों ने भी कागजात नामज़दगी जमा करा दी, लेकिन जो लोग कागजात नामज़दगी जमा करा रहे हैं उनके घरों पे हमले की इत्तलात आ रही हैं। दो वाक़यात जो हैं मेरे साथ शेयर किए गए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। नाज़रीन, बात का आगाज़ करूंगी बलूचिस्तान तुर्बत से। माँओं, बहनों, बेटियों का एक काफ़िला जब इस्लामाबाद पहुंचा तो आपने नज़ारे देखे कि उनका किस तरह से इस्तकबाल किया गया। एक मामूली इंस्पेक्टर जो अवाम के टैक्सों से तनख्वाह लेता है, उसने उन ख़वातीन पे, जो मज़लूम ख़वातीन थी, जो सिर्फ़ ये मुतालबा कर रही थी कि हमारे जो प्यारे हैं उनको लापता किया गया है, जबरी गुमशुदगी की गई है, अगर वो मुजरिम है तो उनको अदालतों में पेश किया जाए और उनको बाजियाब कराया जाए। और वो लोग जिनको मावराए अदालत कत्ल करके मस्तशुदा लाशें फेंकी गई हैं, तो उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने उनके जीते जागते प्यारों को मस्तशुदा लाशों में तब्दील किया है, उनको करार वाक़ई सज़ा दी जाए। तो उनके ऊपर एक मामूली एसएचओ की क़यादत में ना सिर्फ लाठी चार्ज किया गया, ख़वातीन के दुपट्टे खींचे गए, उन पे वाटर कैनन से ठिठुरती हुई सर्दी के अंदर पानी छोड़ा गया। ये सारे मनाजिर आपने सोशल मीडिया पे गुज़िश्ता 3 रोज़ों से आप देख रहे हैं। और अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस वक्त ये मुज़ाहरा हो रहा था और उनके साथ ये जुल्म हो रहा था, तो वाहिद एक हामिद मीर साहब थे जो ऑन द स्पॉट वहाँ पहुँचे। और हामिद मीर के बारे में आपने हमेशा गलत प्रोपेगेंडा सुना होगा कि पाकिस्तान में यही निज़ाम है कि जो कोई अच्छा काम करता है, जो पाकिस्तान की बक़ा और सलामती के लिए ख़ुद को पेश करता है, उसको ही गद्दार और उसको ही लिफाफा सहाफ़ी और क्या क्या कह दिया जाता है। लेकिन मेरा सलाम है हामिद मीर साहब पर कि वो उस वक्त जाके उन मजलूमों के साथ ना सिर्फ उन्होंने उनकी दाद रसी की, बल्कि वो उनके साथ बैठे रहे। और जब उन्होंने उस एसएचओ को, जो कि मुख्तलिफ सियासी जमातों का मुखबिर है, जो कि हम आपको तस्वीर दिखाएंगे वो किसका ख़ास आदमी है, उसने जब ख़वातीन पे बदतमीज़ी की, उनके ऊपर पानी छोड़ा, लाठी चार्ज करवाया, दुपट्टे छीने गए, ज़बरदस्ती बसों में फेंका गया, मोबाइल में फेंका गया। जब हामिद मीर ने तमाम मज़ालिम के ख़िलाफ़ उसको जगाने की, उसके ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश की और कहा कि ये कौम की माएँ बहनें बेटियाँ हैं, अगर तुम्हारी अपनी माँ बहन बेटी के साथ ऐसा कुछ हो तो क्या महसूस करोगे। तो उस पे बजाय उस एसएचओ को शर्मिंदा होने के, बजाय एहसास नदामत होने के, वो हामिद मीर को संगीन नताइज भुगतने की धमकियां देता रहा। और उसने कहा कि मेरी माँ बहनों को नहीं लाओ, यानी कि तुम जो हो, अल्लाह माफ़ करे, तुम क्या मैं बोलूं कि तुम कोई बहुत आला नस्ल के हो कि तुम्हारी माँ बहनें जो हैं वो डिस्कस नहीं हो, और कौम की माँ बहन बेटियों को तुम रोड के ऊपर जलील कर रहे हो, उनके दुपट्टे छीन रहे हो। किस्सा मुख्तसर नाजरीन, वो वीडियो भी आपने देखी होगी जिसमें हामिद मीर साहब ने बताया कि कोर्ट में आके आईजी इस्लामाबाद ने झूठ बोला कि हमने बच्चियों को गिरफ्तार नहीं किया, जबकि निजी टीवी चैनल ने पूरी वो वीडियो दिखाई है। हम कोशिश करेंगे वो वीडियो आपको दिखाएं जिसमें बुरी तरह से ख़वातीन को बेइज्जत करके, घसीट के किस तरह से उनको ले जाया जा रहा है, जो इनकी झूठ और डेटाई का मुँह बोलता सबूत है। किस्सा मुख्तसर, इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ, जो कुछ हो रहा है, वो आपके सब, ये 2% के एसएचओ जो है ऐसी जगहों पे पोस्टिंग जहाँ पे इनका जो है भत्ता बन जाए, जहाँ पे ये रिश्वत खुलेआम ले सकें, उन पोस्टिंगों के लालच में और तरक्कियों के लालच में ये चोरों, डाकुओं, वडेरों और जागीरदारों और सियासतदानों और दीगर के तलवे चाटते हैं। आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। किसी को भी कोई भी गलत काम लेना है तो पाकिस्तान की पुलिस हाजिर है। पूरे पाकिस्तान में कहीं भी फहाशी के अड्डे चल रहे हैं, पुलिस की निगरानी में। पूरे पाकिस्तान में तालीमी इदारों में मंशियात और आइस और न जाने क्या क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, पुलिस की सरबराही में। पूरे पाकिस्तान के शहरों में, गलियों में, कूचों में, तालीमी इदारों में असला अगर बआसानी फराहम किया जा रहा है,
पुलिस की सरबराही में। गर्ज के वडेरे जागीरदार अपने गरीब हारियों पे मुकदमा करते हैं, उनकी माँ बहन बेटियों को उठा के उनकी इज्जतों से खेलते हैं। तो इन सब की पर्दापोशी और तमाम केसेस को जो है सी क्लास करता है कौन? पुलिस का आयोग। और आप हमने मुस्तकिल देख रहे हैं कि हमने जितने भी वो केसेस चलाए हैं अगवा के बच्चियों के, उन केसेस को जो है आयोग फौरी तौर पे अपनी मुट्ठी गर्म करके सी क्लास कर देता। किस्सा मुख्तसर ये कि हर जुर्म की माँ जो है वो पाकिस्तानी पुलिस है, और पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। पुलिस का इदारा बड़ा मोतबर माना जाता है, बड़ा सुलझा हुआ माना जाता है, और कहा जाता है ये अवाम के हिफाजत करने वाले। मगर पाकिस्तान में ये सिर्फ वडेरा शाही जागीरदारों, गंदे सियासतदानों के पेरोल पे काम करने वाले लोग हैं। तनख्वाह ये अवाम के टैक्सों से लेते हैं और बूट चाटते हैं ये उन वडेरे जागीरदारों और सियासतदानों के। तो नाजरीन, जो कुछ भी इस्लामाबाद में हुआ वो आपने देखा। अचकजई अब से कुछ देर कबल मैं जान अचकजई की कोयटा में होने वाली प्रेस क्लब सुन रही थी, जिसमें वो फरमा रहे हैं कि बीएलए वाले जो हैं शनाख्ती कार्ड देख के पठानों को, सिंधियों को और पंजाबियों को मार देते हैं, मजदूरों को। और बीएलए वाले और दीगर जो लोग हैं जिनमें ये खवातीन जिनको बाजियाब कराने का कह रही हैं, वो सारे दहशतगर्द हैं और इन लोगों ने दहशतगर्दी की है। यहाँ तक कहा उन्होंने, जान अचकजई साहब ने, कि इस मुजाहरे की क़यादत जो कर रही है वो एक दहशतगर्द की बेटी है। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि इस मुजाहरे में जो लोग शरीक हैं वो तो दहशतगर्द हैं। और एक बड़ा अनहोना वाक़या मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि एक साहब जो कि 1991 से लेके 2009 तक महकमा खुराक में सरकारी अफसर रहे, और उसके बाद उन्होंने एक जंगजू ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। उस जंगजू ग्रुप का नाम है बलोचिस्तान नेशनल आर्मी। और उस बलोचिस्तान नेशनल आर्मी के जो सरबराह हैं, जब वो गिरफ्तार हो गए तो वो शख्स जिसका मैंने आपको बताया जो सरकारी मुलाजिम था एक ज़माने में, वो बाकायदा उस जंगजू ग्रुप का सरबराह बन गया, और उसका नाम है सरफराज बंगलजई। सरफराज बंगलजई का मैं आपको तारुफ कराऊं इस बात पे कि कोयटा में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जान अचकजई ने, उन्होंने कहा है कि ये जो खवातीन इस्लामाबाद पहुंची हैं ये दहशतगर्दों की माएँ बहनें बेटियां हैं, और ये पाकिस्तान का अमन व अमान तबाह करना चाहती हैं। ये दुश्मनों के इशारों पे इस्लामाबाद पहुंची हैं। और बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि इस मुजाहरे की जो लीड करने वाली खातून है वो कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं है, वो एक दहशतगर्द की बेटी है। ये वो लोग हैं जो शनाख्ती कार्ड देखकर लोगों को कत्ल कर देते थे, और पाकिस्तान की सालमियत को इनसे ख़तरा है, और दुश्मनों ने औरतों को इस्तेमाल किया है। तो अब मैं आपको सरफराज बंगलजई के मोटे मोटे चंद कारनामे बता रही हूँ। तवील फहरिस्त है, लेकिन मैं मोटे मोटे चंद कारनामे वो भी सिर्फ वो बता रही हूँ जो मीडिया पे आके पाक फ़ौज के तर्जुमान ने हमें बताया, जो कि आर्काइव में सब जगह महफूज है और आपको इंटरनेट पर ही मिल सकता है। मोटे मोटे चंद वाक़यात मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहला वाक़या, लाहौर में अनारकली में जो बम ब्लास्ट हुआ उसको कबूल किया बलोचिस्तान नेशनल आर्मी के सरबराह सरफराज बंगलजई ने। दूसरा वाक़या जो हमें पाक फ़ौज ने बताया कि मस्तूंग से बस में सवार पठान जा रहे थे, जिनको शनाख्ती कार्ड देख के 20 पठान पख्तून भाइयों को बसों से उतार के शहीद किया गया, और उनकी लाशों को इबरत का निशाना बनाने के लिए, खौफ व हिरास फैलाने के लिए, पाक फ़ौज को कोई पैगाम देने के लिए सरे राह फेंका गया। उस वाक़े को भी बलोचिस्तान नेशनल आर्मी के सरबराह सरफराज बंगलजई ने कबूल किया, और ऐसा हमें बताया हमारे पाक फ़ौज के तर्जुमान ने। फिर आ जाते हैं दूसरा वाक़या कि सिंध के सिंधी मज़दूरों को और पंजाबियों को कत्ल किया गया। इस कार्रवाई को भी सरफराज बंगलजई ने कबूल किया, और ये भी हमें बताया पाक फ़ौज के तर्जुमान ने। और सब कुछ छोड़े, सबसे बड़ा वाक़या पिछले साल बलोचिस्तान में जब सैलाब आया, और उस सैलाब में फंसे अफराद की, मजलूम पाकिस्तानियों की मदद के लिए जो टीम काम कर रही थी, उसको जो लीड कर रहे थे वो कर रहे थे कोर कमांडर सरफराज और उनकी टीम। और आपको याद होगा कि उनको जहाज़ के हादसे में वो शहीद हो गए, जिसपे पाक फ़ौज के तर्जुमान ने कहा कि ये जहाज़ में कोई टेक्निकी ख़राबी हुई थी जिसकी वजह से और कमांडर अपनी टीम के साथ हेलीकॉप्टर में शहीद हो गए। और उसके कुछ ही देर बाद उस जहाज़ को मिसाइल से उड़ाने का पूरा जो दावा किया वो किया सरफराज बंगलजई ने, और कबूल किया सरफराज बंगलजई ने। नाज़रीन, ये 4 वाक़यात मैंने आपके साथ शेयर किए जो कि हमारी पाक फ़ौज के तर्जुमान ने बताए थे। फहरिस्त जैसा कि मैं आपसे कह चुकी हूँ कि तवील है। अब मैं आती हूँ उस तरफ कि मैंने आपसे ये सारे वाक़यात क्यों शेयर किए। मैंने आपसे सारे वाक़यात इसलिए शेयर किए कि जान अचकजई जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सालमियत को उन लोगों से ख़तरा है जो तुर्बत से इस्लामाबाद पहुँचे हैं,
اور یہ خواتین جو ہیں دہشت گردوں کی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں. تو اب یہ جو بات انہوں نے کہی کہ شناختی کارڈ دیکھ کے مارا جا رہا ہے اور ان کو نہیں چھوڑا جائے گا، یہ ملک دشمن ہے، اور یہ ملک دشمنوں نے جو ہے خواتین کو استعمال کیا ہے. یہ ساری ردات جو میں نے آپ کو سنائی، اس کا سنانے کا مقصد کیا ہے ناظرین؟ سرفراز بینگلزئی، جس نے ایک طویل عرصہ جو ہے دہشت گردی میں گزارا، جس نے پاک فوج کے کور کمانڈر اور دیگر فوجیوں کو اور نہ جانے کس کس کو شہید کیا، نہ صرف پاک فوج کے لوگوں کو شہید کیا، عام عوام کو پٹھان، سندھی اور پنجابی کر کے شناختی کارڈ دیکھ کے قتل کیا. اس کو گزشتہ 2 روز کا سرکاری دفتر میں بلا کر اس کے 70 ساتھیوں کے ساتھ پریس کانفرنس کروائی گئی اور اس کو جو ہے معاف کر دیا گیا. یعنی کہ واشنگ مشین میں وہ دھل کے جیسا کہ دیگر لوگ نیٹ اینڈ کلین ہو جاتے ہیں، وہ نیٹ اینڈ کلین ہو گئے اور محب وطنی کا ان کو سرٹیفکیٹ مل گیا. تو یہ نظام ہے ہمارے ملک کا دوہرا کہ ایک طرف مائیں بہنیں بیٹیاں ٹھٹھرتی ہوئی سردی میں جب جاتی ہیں احتجاج کرنے کے لیے کہ ان کے پیاروں کو بازیاب کرایا جائے، اور جنہوں نے ان کے پیاروں کو ماورائے عدالت قتل کیا ہے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، تو ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں، ان پہ لاٹھی چارج کرو، ان کا دوپٹہ چھینو، ان کے اوپر پانی برساؤ اور ان کو گرفتار کرو اور جبرن زبردستی واپس ان کو جو ہے بلوچستان بھیجو. نہ صرف بلوچستان بھیجو بلکہ ایک اور نیا ڈرامہ، میں اس کو ڈرامہ ہی کہوں گی، کہ ہمارے ہاں جو منصب انصاف پہ بیٹھے ہیں کیا ان کو چیزوں کا نہیں پتا؟ ناظرین، وہ خواتین جن کو گرفتار کیا گیا تھا، جب ان کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ شور اٹھا اور پولیس کا بھانڈا پھوٹ گیا اور آئی جی صاحب کا دعویٰ جو جھوٹا ثابت ہوا کہ ہم نے عورتوں اور بچوں کو گرفتار نہیں کیا، تو ان کو ضمانتیں دی گئیں. ناظرین، جو میں ڈرامہ کہہ رہی ہوں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جب ان بچیوں کا، خواتین کا، بے قصور لوگوں کا جن کو گرفتار کیا گیا، ان کے گرفتاری کے خلاف جب درخواست دی گئی تو جب پولیس کی جانب سے پٹیشن داخل کی گئی کہ یہ امن و امان کا خطرہ تھا، تو جس جج کے سامنے یہ کیس پیش ہوا تو کیا اس جج کو نہیں پتا تھا کہ آئین پاکستان جو ہے نہتے پر امن احتجاج کی اجازت دیتا ہے. اگر کوئی پاکستانی کسی تکلیف میں مبتلا ہے تو وہ احتجاج کا حق رکھتا ہے آئین پاکستان کے مطابق. اور اگر یہ خواتین آئی تھی تو یہ آئین پاکستان کے مطابق تھی. ان میں سے کسی کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، اسلحہ تو بہت دور کی بات ہے، ان کے پاس ہاتھوں میں کوئی چھڑی تک نہیں تھی. تو کیا ان جج صاحب کو سارا کچھ نہیں پتا تھا؟ ان جج صاحب نے بجائے اس کیس کو سی کلاس کرنے کے اور فارغ کرنے کے، انہوں نے خواتین کو ضمانت دی اور ان کو ایک عجیب سے مشکل میں ڈال دیا کہ جب وہ دھرنے کے بعد واپس اپنے گاؤں شہر واپس جائیں گی تو وہ ہر تاریخ پہ اسلام آباد آئیں گی اس کیس کی پیشی بھگتنے کے لیے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے ہمارے ہاں پاکستان میں انصاف کا دوہرا معیار. اب بات کروں گی کہ الیکشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں. پی ٹی آئی کو یہ کے بعد دیگرے 2 خوشخبریاں ملی ہیں. ایک سائفر کیس میں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کو مل جاتی ہے ضمانت، اور دوسرے ہی دن نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب الیکشن کے لیے نااہل نہیں ہیں بلکہ وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں. وہ نوٹیفیکیشن ہم نے اپنی کمیونٹی پہ بھی لگایا تھا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. ایک طرف تو یہ کہ پی ٹی آئی بالکل ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، اور میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی کہ عمران خان صاحب کو یا پی ٹی آئی کو جو ہے الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، بلکہ صرف میرا اتنا ماننا ہے، اتنا کہنا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی پارٹی 9 مئی جیسا سانحہ جسے ہماری پاک فوج کہتی ہے کہ 9/11 کرنے کے باوجود الیکشن میں حصہ لینے کے قابل ہے، اہل ہے، اور ان کے جو امیدواران ہیں وہ کاغذات نامزدگی بھی جمع کرا رہے ہیں، چاہے وہ چھپ کے کرا رہے ہوں یا اوپن کرا رہے ہوں، لیکن ان کو بہرحال ایک اسپیس دی گئی ہے. تو میرا سوال ہے کہ جب 9/11 جیسا سانحہ پاکستان میں ہو جائے، کور کمانڈر کا پورا گھر لوٹ لیا جائے، اس کو آگ لگا دی جائے، پاکستان کی فوجی تنصیبات پہ حملہ کیا جائے، اور اتنا سیاہ دن ہے 9 مئی کا کہ جس کو بھلائے نہیں بلایا جا سکتا، اس کے باوجود عمران خان صاحب الیکشن لڑنے کے اہل ہیں، ان کی پارٹی جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لے سکتی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ وہ پارٹی جو بانیان پاکستان کی اولاد ہے، اس کا جو سربراہ ہے، اس نے اگر جانے انجانے کوئی غلطی کی تھی جس کی سب نے مذمت کی، اس کی اپنی قوم کے لوگوں نے، اس کے اپنے کارکنوں نے، لیکن اس کے بعد اس نے متواتر ہزاروں مرتبہ لکھ کے معافی مانگی، تو کیا وجہ ہے کہ الطاف حسین صاحب کو لیونگ پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی؟ عمران خان اور ان کی پارٹی کے لیے ہر چند کی خوشی کی خبر ہے، اور سننے میں آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ الیکشن سے پہلے جیل سے باہر آ جائیں اور باہر آ کے وہ اپنی سیاسی سرگرمیوں کو جاری رکھتے ہوئے الیکشن کی تیاری کریں. تو دوسری طرف مسلم لیگ نون کی جو ہے وہ راتیں کی نیند حرام ہو چکی ہے اور وہ بہت پریشان ہے. ایک طرف یہ کہ عمران خان صاحب کو ابھی تک ان کا جو انتخابی نشان بلہ ہے وہ الاٹ نہیں ہوا ہے، جس کو لے کے پی ٹی آئی کے لوگ کافی پریشان لگ رہے ہیں. لیکن جو بیرسٹر گوہر ہیں وہ بہت زیادہ
मुतमईन है और उनका कहना यह है कि जिस तरह से हमने और कामयाबियां हासिल की हैं, हम बल्ले का निशान भी हासिल कर लेंगे। तो दूसरी जानिब पीटीआई के जो वर्कर्स हैं और जो पीटीआई फॉलोअर्स हैं, वोटर्स हैं, वो ये परेशान हैं कि अगर बल्ला अलॉट नहीं होता है तो कितने सारे आज़ाद उम्मीदवार होंगे और सबके मुख्तलिफ निशान होंगे, तो हम किस तरह से उनको वोट देंगे। तो कुछ सियासी तज्जियाकार मशवरा दे रहे हैं पीटीआई को कि दो सियासी जमातें जैसे कि शेख रशीद की अवामी लीग है, उनसे रब्ता करके उनके निशान पे और उनकी सरबराही में भी इलेक्शन में हिस्सा लिया जा सकता है। और दूसरी तरफ कुछ मोतबर ज़राए मशवरा दे रहे हैं वहदत मुस्लिमीन के जो उलमा हैं, राजा नासिर अब्बास साहब, और आपने उनका किरदार भी देखा होगा कि जब इमरान खान पे बुरा वक्त था तो वो गिलगित और ना जाने कहाँ कहाँ से इमरान खान की हिमायत में बहुत बड़ी बड़ी रैलियां लेके निकले थे। तो कहा जा रहा है कि अगर MWM से इल्हाक कर लेती है पीटीआई तो भी काफ़ी बेहतर होगा। बहरहाल ये पीटीआई का अंदरूनी मसला है कि वो किसी सियासी जमात से, जमात इस्लामी से या वहदत मुस्लिमीन से या शेख रशीद की अवामी लीग से पैचअप करते हैं, ये उनका मामला है। लेकिन हम आपको कराची की सूरत हाल बताएं कि कराची में अल्ताफ़ हुसैन के चाहने वाले कुछ नामवर लोग, जिनमें आफ्ताब बकाई साहब जो कि अल्ताफ़ हुसैन साहब के पटिशनर थे कि उन पे से पाबंदी हटाई जाए, उनकी वकील सादिया गौरी और निसार पंवर साहब जिन्होंने हाई कोर्ट में अल्ताफ़ हुसैन की आवाज़ पे से पाबंदी हटाने के लिए दरख्वास्त दी थी, इन 3 नामवर लोगों ने भी अपने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। मज़ीद सुनने में आ रहा है, और मुझे क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव और आम आवाम की मुझ तक रसाई है, तो मेरे पास 2 खबरें आई हैं कि एक कोई गुलबर्ग का इलाका है, वहाँ पे कोई MQM के यासिर शहीद करके कोई नौजवान थे, उनकी नाबीना वालदा और उनकी बहन के पास जो है MQM पाकिस्तान के कुछ लोग आए हैं और उन्होंने उनसे कहा है कि आप हमारी तरफ से इलेक्शन लड़ें, जिस पे उनकी नाबीना माँ ने जो है इनकार करते हुए कहा कि मेरी बेटी कंवारी है और इसकी जो है मंगनी हो चुकी है और अब हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जब तक अल्ताफ़ हुसैन थे तो हम उनके साथ थे, उसके बाद मेरा तो घर लुट गया कि मेरी एक बेटी का घर तबाह हुआ और एक मेरा जवान बेटा जो है इस पार्टी की नज़र हो गया, शहीद हो गया। अब मेरा बिल्कुल हमें माफ़ करें। लेकिन कहा यह जा रहा है कि उनसे जो है कोई मुत्तहदा के, उन्होंने तो मुझे नाम बताया लेकिन मैं नाम नहीं बता सकती, उन्होंने बताया कि मुत्तहदा के फला फला बड़ी मरकज़ी काबीना जो है, बड़े नाम है मुत्तहदा के, वो हमारे घर आए थे और हमसे ज़बरदस्ती शनाख्ती कार्ड ले गए, जिसके बाद हम जो हैं बहुत खौफज़दा हैं और हमने तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त जमा कराई है अपने वकील से, यानी उनके वकील हैं जौहर आबदी साहब, उनकी भी मेरे पास कॉल आई थी और उन्होंने जो मुझे दरख्वास्त वगैरह भेजी है वो मैं आपको स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ। इसी तरह से अंदरून सिंध से एक साहब हैं फ़हीम बेग साहब, उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त जमा कराई है कि मुझे मेरी जान का ख़तरा है और मुझे जो है, मैं अल्ताफ़ हुसैन की जानिब से आज़ादाना तौर पे लड़ना चाहता हूं और मेरी जान को ख़तरा है, तो मुझे जो है तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। और सुनने में ये आ रहा है कि जो लोग मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन की जानिब से इलेक्शन के फार्म जमा करा रहे हैं, जिनकी अगर शनाख्त हो रही है, तो उनके घरों पर हमला किया जा रहा है। अब ये खुदा बेहतर जानता है कि इन बातों में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, लेकिन मेरे पास जो इत्तलात आई वो मैंने आपके साथ शेयर कर ली। आखिर में यही कहूँगी कि इस मुल्क में ऐसा दोहरा निज़ाम है जो नफ़रतों को जन्म दे रहा है। मुझे हैरत होती है हमारे माई बापों पर जो हमारी तकदीरों का फ़ैसला करते हैं कि वो गलतियों से सीखते नहीं। अभी 16 दिसंबर गए हुए कोई ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा है, आज 24 दिसंबर है और हमें तारीख़ से सबक सीखना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान के हर मज़लूम को उसका हक़ दिया जाए, हर मज़लूम के साथ इंसाफ़ किया जाए और जितने भी कौमें यहाँ बसती हैं उन सब के दरमियान मोहब्बत, भाईचारा पैदा किया जाए। ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कौमों को ज़बानों की बुनियादों पे, कल्चर की बुनियाद पे तकसीम दर तकसीम कर दिया गया है और जो वडेरे जागीरदार डाकू लुटेरे हैं वो इस मुल्क पे मुस्तकिल अपने पंजे गाड़े हुए हैं। आखिर में आपसे इजाज़त दूंगी इसी दरख्वास्त के साथ कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अपने इतराफ़ में बसने वालों का बहुत ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें, खुशियाँ समेटें, जालिम से नफरत कीजिए, मजलूम का साथ दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।